हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर बावरन, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं थोड़ा पर्सनली, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं, तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लेखक का इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए लेखक के बारे में भी जानना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। रसखान लेखक है, प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर बावरन चैप्टर का लेखक है रसखान। तो इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्य काल था।
जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलैंगिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 विष्णु के वर्तबा से यह पता चलता है कि गोस्वामी भट्ट लठनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवयनों में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्गमिकता का आधार दृश्य और ब्राह्मयांतर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्ण माधुरी में है। वर्ज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उक्तता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। यहाँ रसखान रचना वाली से कुछ छंद संकलित है। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम मग्न युगुल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैया में कृष्ण और उनके वर्ज पर अपना जीवन सर्वे न्यौछावर कर देने की भावमी विदिग्धता मुखरित है। तो ये था रसखान के बारे में, यानी कि जो राइटर थे उनके बारे में। और हम आगे फिर बात करते हैं चैप्टर के बारे में। देखो, रसखान के बारे में हम क्यों बोलते हैं, रसखान जी भी बोल सकते थे। तो जी हाँ, देखिए ये अपने लोग से बहुत एक महान कवि थे, है और रहेंगे, क्योंकि यह एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या हो जाता है ना, कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव देगा कि प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर बारवन, कौन लिखा था, तो वहाँ रसखान भी दे देगा, रसखान जी भी दे देगा, रसखान सर भी दे देंगे और रसखान आप भी दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन अगर दे देगा तो कभी बहकावा में मत आना। ठीक है, रसखान जी या रसखान सर में टिक कभी नहीं मार के आना, रसखाने में मार कर आना। ठीक, क्योंकि कभी कभी हो जाता है नहीं, क्योंकि अपने आप को यार तुम ना ओवर स्मार्ट नहीं समझना। ठीक है, वही चेक बने की बुद्धि चेक करता रहता है। एग्जामिनर जो होता है वो देखना चाहता है कि इसके पास कितना दिमाग में क्षमता है। देखो, जो किताब में है वही टिक मार। जैसे यहाँ पर अगर रसखान जी या रहते तो रसखान जी हम बोलते। ठीक है, तो एक जो राइटर का नाम है वही राइटर का नाम लिख रहा है। कितना विद्यार्थी क्या हो जाता है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए रसखान सर टिक मार कर आ जाएंगे, रसखान जी टिक मार के आ जाएंगे, तो उसका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको टिक मार के क्या है, रसखान। तो ओके, आप समझ पा रहे होंगे। तो हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर रहा ये चैप्टर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर आपके स्क्रीन पर आ ही गया है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको बता दें। ठीक है, आप स्क्रीन पर पढ़ो, यह चैप्टर दिया गया है और हम इसका मायने समझाते हैं। हम पढ़े तो तुम फिर क्या कर रहे हो, सिर्फ सुनने ही आए हो? चलो ठीक है, सुनो। देखो, तो इससे पहले हम तुमको बता देते हैं, इसको हम एक कविता के लय में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, कविता के लय में पढ़ने का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो हिंदी साहित्य में PhD कर लेते हैं वही यानी कि कविता को एक लय में पढ़ पाते हैं और एक गीत के माध्यम से पढ़ पाते हैं।
ले नहीं समझ पाते होंगे तो कोई बात नहीं, एक गीत के माध्यम से समझ पाते हैं। यानी कि एक बार अगर पढ़े ना तो तुमको लगेगा कि हम इसे सुनते ही रहे, ऐसा हो जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे दरभंगा में उस सर से, तो हमको लगता था कि 1-2 बार सुने, 3 बार सुने, बार बार सुनने का मन होता था। तो हम उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इससे ना हम खंड खंड में पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी हमारे साथ साथ स्क्रीन पर देखो क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के देव माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपनी नाहीन, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मो मन मानिक ले गयो चितई चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूँ परे फेर के फंद, प्रतिम नंद किशोर जा दिन तैन नैनैन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नाहिन करे सखियोन। आई होप आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, और इसका हम मायने कुछ देखने का प्रयास करते हैं। नहीं काय समझ पाओगे बताओ तो। अरे तुम बेसिक भी नहीं सीखे हो और डायरेक्ट आके 10th में पढ़ाई कर रहे हो। तुमको क्या लग रहा है हिंदी साहित्य कोई मामूली चीज़ नहीं होती है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। हिंदी साहित्य चीज़ बहुत बड़ी एक विषय है जो कि PhD करना पड़ता है। तो नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर देखो तुम्हारा बेसिक भी कमज़ोर है, वैसे भी बेसिक माने साहित्य हिंदी का बेसिक कमज़ोर ही होगा। अगर तुमको लग रहा है कि हमारा बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन नहीं समझ पा रहे हो तो इसका हम मायने समझाने की कोशिश करते हैं, अगर उससे आप कुछ समझे तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसका भी कोई उतना भी उदास होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अरे शुरू में कोई भी विद्यार्थी आता है 10th में तो हम 95 से 96% विद्यार्थी नहीं समझ पाता है, सिर्फ 3 से 40% विद्यार्थी होता है जो समझ जाता है। तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अभी आयो अभी सीखो, तो हम इसका मायने समझाते हैं, ठीक है। रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है, ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मलिन के समान है। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है उनके आंखों उन्हीं दोनों को देखते रहते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। अर्थात प्रेम रूपी वाण से वह इस प्रकार विंद जाता है कि उसे अपना कोई ख्याल नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण ने उसके मन को चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गई है। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। रसखान अपनी विशेषता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उनसे उनका मन चुरा लिया है, फलतः हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप में सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। आई होप कुछ समझ पा रहे होंगे। अगर पूरा नहीं समझ पा रहे तो भी कोई बात नहीं। अगर आप 50 से 60 या 60 से 70% भी 70% तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 50-60% आप समझ पा रहे होंगे तो आई होप बहुत अच्छा है। तो मैं इसका मतलब मालूम है तुमको, तुम एक तेज विद्यार्थी हो। 50 से 60% समझने का मतलब है तुम एक तेज विद्यार्थी हो, तुम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो चलो नहीं अभी भी थोड़ा हम इसका आसान कर दे, थोड़ा सा चलो इसको हम थोड़ा सा आसान कर दें, व्याख्या करके हम इसका आसान कर देते हैं, ठीक है। तो इसका देखो हम व्याख्या किस तरह से करते हैं। नहीं तो कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि इस आपको दे देगा ये प्रेम आईनी श्री राधिका के बारे में दे देगा और बोलेगा इसका व्याख्या करो। तब सुन लो एक बार तो होगा ना कि सुने रहोगे तो तुम वहाँ पर व्याख्या करके आ जाओगे। तो व्याख्या करने से पहले तुम सबसे पहले क्या लिख देना है, प्रस्तुत पद कवि रसखान द्वारा लिखित प्रेम वाटिका नामक काव्य से उद्यत है। इसमें कवि ने कृष्ण प्रेम विषयक वर्णन किया है। उसके बाद फिर स्टार्ट करना। कवि का कहना है कि प्रेम रूपा राधा तथा प्रेम मूर्ति कृष्ण दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मलिन के समान है। पर्याप्त यह है कि जिस प्रकार माली मलिन दोनों समान रूप से फुलबारी की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण एवं राधा अपने भक्त को प्रेम रूपी रस से सींच कर उसके प्रेम को दृढ़ बनाते हैं। कवि
उन सुंदर रूपों को देखकर इतना मग्न हो गया है कि उसे अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। वह हर क्षण उन्हीं के प्रेम में डूबा रहता है। उसके मन को चितचोर क्रिंस ने चुरा लिया है, जिस कारण वह बेमन हो गया है। वह इस विशेषता के कारण अपने मन को अन्यंत्र लगाने में मजबूर है, अर्थात वह किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मन तो प्रेम जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। अतः कवि के कहने का भाव है कि जब से क्रिंस के प्रति उसका प्रेम दृढ़ हुआ है, वह सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो गया है, क्योंकि उसका मन अब उसके वश में नहीं है। उसके मन को तो क्रिंस एवं राधा के अलैंगिक रूप लावण्य ने आकृष्ट कर लिया है। देखो यहाँ से थोड़ा समझने के प्रयास करना। भाषा वर्ज तथा दोहा छंद है, शांत रस है, मोह मन मासिक चित चोर फेर के फंद में क्रमशः म च तथा फ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मन मासिक मन को मानिक जैसा होने के कारण वस्तु प्रतीक्षा अलंकार है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो ये लास्ट वाला थोड़ा हम जहाँ से बोले हैं, भाषा वर्ज तथा दोहा छंद है, शांत रस है, मोह मन मासिक चित चूर फेर के फंद में क्रमशः म च तथा फ वर्ण के आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये थोड़ा समझने में आपको कोशिश करो, अगर नहीं समझा होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले जो हम बोले ठीक है वो तो समझ पाए होंगे। तो अगर आप इतना नहीं लिखते हैं जो लास्ट वाला भाषा वर्ष तथा दोहा छंद है तो भी फुल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। देखो हम तुमको पहले शुरू में क्या बोले थे, अगर 50 से 60% आप लोग समझ पा रहे हो, तुम बूझो कि तुम एक तरह से बहुत तेज विद्यार्थी हो, क्योंकि शुरू में जो विद्यार्थी आता है उससे हमको लगता है कि हम कभी कभी कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं, तो मालूम है उसको कितना भी हम बार बार बोलते तो भी बोलता है कि सर नहीं समझे। अरे भाई कम से कम 20% भी तो तुम समझ जाओ, लेकिन नहीं समझ पाता है। तो लेकिन धीरे धीरे 2 से 4 बार पढ़ता है तो बोलता है कि सर आप थोड़ा समझ पाए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ पाता है। सो ठीक है, तो आप 50 से 60% आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम दूसरा पढ़ ले, दूसरा कविता इसमें जो बचा हुआ है वो ले लेते हैं। दूसरा कविता क्या है, करेल के कुंजन ऊपर बारोन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम इसका मायने भी आपको समझा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम तो पहले ही बोल दिया कि उसे एक लय में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो PhD किए हुए हैं या फिर 8-9 साल इसका जो लगातार कविता पढ़ते आ रहे हैं वही एक लय में पढ़ सकते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने पढ़ो तो सही। अरे गलती ये होगा ना, तुम लोग गलती करने से काहे डरते हो। हम खुद कितना बार गलती करते हैं कि नहीं करते। चाहते तो हम वॉइस रिकॉर्डिंग भी गलत कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वॉइस कटिंग हम नहीं ना करते हैं। फिर गलती होता है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, डरो नहीं, पढ़ो ना यार, 1-2 बार पढ़ो, उसके बाद फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तुम भी पढ़ो और हम भी साथ साथ में पढ़ते, ठीक है। पढ़े, या कुटकी अरु कमरिया पर राज तेहुनपुर की तजी डरोन, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बसरो, रसखानी कबोन इन आखिन सौन वर्ज के बन बाग तराग निहारोन, कुटिक रौ कल धौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर बारौन। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा बात बोल दिए है। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं। लेकिन चलो हम इसका जो हिंदी में जो इसका मायने होता है वो हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, तो इसके माध्यम से आप थोड़ा समझ पाइएगा। कवि रसखान अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी एवं कंबल पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नव निधियों को सुखों का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। कवि का कहना है कि जब से वर्ज के
वनों, निर्कुंजों, तालाबों तथा करील के सघन कुंजों को अपनी आंखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसी मनोहर निकुंजों की सुंदरता के सक्षम करोड़ों सुनहरे महल तुच्छ प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रास लीला करते थे वही निवास करूं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, इसको अगर चलो हम इसको और आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्ति में मस्त होने के कारण वह उनकी हर क्रीड़ा से मुग्ध है। इसी कारण उसकी प्रबल इच्छा है कि यदि उनकी लाठी एवं कंबल मिल जाए तो वह उसके बदले तीनों लोगों के मुखों का त्याग कर देंगे, क्योंकि इस बहाने कृष्ण का स्पर्श हो जाएगा। इतना ही नहीं, नंद की गाय चराने का सुख पाने के लिए 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों जैसी अलौकिक सुख प्राप्ति को छोड़ देना चाहता है। वह सोने के चमचमाते महल में रहने की अपेक्षा वृंदावन के निकुंजों में वास करना बेहतर समझता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा यानी कि खेलते कूदते रहते हैं। अतः कवि ने कृष्ण के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम का परिचय दिया है। उसे ब्रज का कण कण कृष्ण में प्रतीत होता है। वह किसी भी प्रकार से कृष्ण का सान्निध्य चाहता है ताकि उसका यह नर जीवन धन्य हो सके। पद की भाषा ब्रज भाषा है, सवैया जो है वह छंद है, शांत रस है, तुल्य योग्यता अलंकार है। नहीं समझ पाया? चलो एक बार हम फिर प्रयास करते हैं। इसमें जो पद है वह भाषा वर्ज भाषा हो गया, ठीक है। और सवैया जो है छंद है, शांत रस है, तुल्य योग्यता अलंकार भाषा है। तो आई होप आप लोग देखो लास्ट में क्या होता है ना, चाहेंगे तो हम ये नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन तुमको समझाने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है, ठीक है। ये बोलने से क्या होता है ना, अगर तुम इसे याद कर पाओ या नहीं भी याद कर पाओ तो एक बार अगर सुन लिए रहोगे तो जैसे कि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इस समय कभी कभी काम आ जाता है, इसलिए हम ये बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो इसमें हम बस अब यही कहना चाहेंगे कि आपको उदास होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। नहीं समझ पाए हो कोई बात नहीं। देखो हम इतना विद्यार्थियों को आज तक पढ़ाए, पहला बार में कोई नहीं समझ पाया है। तो अगर आप 50 से 60% के लगभग में समझ पा रहे होंगे तो आई होप हम पे विश्वास करो, तुम एक बहुत तेज विद्यार्थी हो। क्योंकि यार हम बहुत विद्यार्थियों को न जाने कितना 50-60 हज़ार विद्यार्थी से भी हम ज़्यादा को पढ़ा चुके हैं अभी तक, लेकिन नहीं समझ पाता है। यहाँ तक कि हम इसमें तो एक तरह से बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किए हैं। तो आई होप आप लोग 50-60% अगर समझ पा रहे होंगे ना तो समझो कि तुम सफल हो गए, ठीक है। तो इतना उदास भी होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम सीखने आए हो ना, पहला बार में यार सीखो, ठीक है। उसके बाद जो होगा सो फिर देखा जाएगा। तो कुछ इसमें प्रश्न बचा हुआ है, तो उसमें हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्न, हाँ सही बात है, तुमके बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो, तुम सही सुने हो। सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो उस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में करके सिर्फ इसमें 2 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार दोहराया जाता है, जिससे अब VVI क्वेश्चन आंसर कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो हम अब तुमको बता देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते हैं, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, जिसमें इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया, 5 क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम 5 क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। लेकिन जो इसमें जो VVI क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, तो जो इसमें जो VVI क्वेश्चन आंसर है उसमें हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन इसमें जो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जो 5 क्वेश्चन पूछा गया हम सबका आंसर बताते हैं। फिर इसमें क्या लिखा गया है नीचे तुम आके देखो, सारस निर्देश में करते हुए निम्नलिखित पदों का विग्रह करें, हम ये भी बताते हैं। निम्नलिखित में 3-3 बड़ा पर्यायवाची शब्द लिखे, 3-3 पर्यायवाची शब्द क्या लिखे, हम 10-10 पर्यायवाची शब्द बताते, क्योंकि कोई भूल भी जाए तो कम से कम लिख। देखो परीक्षा में एक ही पर्यायवाची शब्द लिखना रहता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लिखा जाता है, लेकिन कभी हम
हम 5-5 6-6 बता देते, कोई ना कोई तो एगो याद रहबे करेगा सरवा के। तो इसलिए हम 5-5 तो हम यही कहते हैं कि यानी कि देखो इसमें क्या है, पर्यायवाची शब्द में भी ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तो इसमें भी चुनना पड़ता है। तुम बोलेगे कि आप सर कैसे जानते हैं कि ये पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। हम लोग का काम ही यही है कि हर साल क्या पूछता है नहीं पूछता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ना एक अंदाज़ लगा लेते हैं, तो उसमें से अगर हम कुछ बताते हैं तो देखो जितना भी बताते हैं ना तो 80% चांस रहता है पूछना। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो सर IAS सबका विकास कृति सर हो गए, तुम लोग अभी नहीं जानते होंगे, वो लोग भी कभी कभी ग्रेजुएशन का पार्ट 1 का पार्ट 2 का पार्ट 3 सबका क्वेश्चन कुछ करता है तो 80% मिल जाते हैं, 20% नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी होता है नहीं मिलना है, कभी कभी 100 का 100 मिल जाता है, कभी कभी 50% मिल जाता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन जो अधिकतर कोई भी सर हो, हम सभी सर का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी सर जो गैस पे करते हैं तो ज़्यादा होता है कि उसका ही मिल ही जाता है। ताकि आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसा क्वेश्चन है कि सिर्फ इसमें VVI क्वेश्चन लाइक है, बाकी 3 क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अब आपको लग रहा हो कि सर अभी बता दीजिए ना, अभी काहे बता दें, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ही सारा कुछ जो प्लेलिस्ट में जाएगा तो NCERT बुक हिंदी क्लास 10th करके होगा, तो वहाँ से आपको माने कि हर एक देखो इसका तो हम इसका VVI क्वेश्चन है तो इस चैप्टर का तो हम कंप्लीट करके उसमें डालवे करेंगे, लेकिन जितना भी चैप्टर है उस सब का VVI क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी का नहीं होगा तो आई होप हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टीम है बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो हम सब कुछ कवर करके, माने कि टोटल 6 सब्जेक्ट है ना, हम 6 सब्जेक्ट को कवर करके उसमें बहुत तेज़ी से हम वीडियो अपलोड करेंगे, सही है। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से सारा कुछ देख सकते हो। देखो चैनल सब्सक्राइब करने के पीछे का राज हम बता देते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने का पीछे का राज बस यही होता है कि तुम जो चीज़ पढ़ने में चाहते हो या जो वीडियो चाहते हो, तो हम ये वीडियो डालेंगे तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सॉरी नोटी कहा गया था तो कोई बात नहीं। तो मिस्टेक होता है यार, तुम बोर्ड के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से जब आओगे तो वहाँ पे कुछ हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ही पूरा लंबा वीडियो हो गया है, अगर हम और इससे में बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट की तरह पढ़ाया गया जो लिखा है वही खट 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 बोल कर सीधे निकल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ रॉबर्ट नहीं है यार, हम भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, तो देखो उतना भी इंटरटेनमेंट करके पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जो हल्का फल्का इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा बोरिंग फीलिंग नहीं करो। लेकिन तो बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, बहुत सर को देखते हैं कि अपने आप को ना जाने कितना ऊंचा दिखाने के लिए इतना सीरियस होकर पढ़ाते रहते, इतना सीरियस होकर पढ़ाते रहते कि मालूम चलता है उसमें कि बच्चा कभी कोई उधर ध्यान करने लगता है, कोई इधर ध्यान करने लगता है। तो हम ऐसा नहीं पढ़ाई कराते हैं, ठीक है, हम थोड़ा इंटरटेनमेंट के चलते पढ़ाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और देखो कभी भी जीवन में ना गलती करने से नहीं डरो। आप तुम बोलेंगे कि सर आप तो पूरे लेक्चर ही देने लगे, तो लेक्चर नहीं दे रहा है, जो हमारे दिल में थोड़ा बहुत निकल जाता है मुझसे वही निकल जाता है, नहीं तो हम लेक्चर कुछ नहीं देते हैं। नहीं हम स्क्रिप्ट लेकर थी बोलते हैं, कितना सर को देखते होंगे कि स्क्रिप्ट लेकर पूरा अपना खटाखट क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पहले से सब कुछ तय किया रहता है। स्क्रिप्ट पूरे 4-5 पन्ना का स्क्रिप्ट रहता है, उसको पहले से तय रहता है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो हम ऐसा भी नहीं करते, ठीक है। हमारा आप जितना भी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है, सब में हर एक तरह का हम बातचीत किए हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा स्क्रिप्ट लेकर पूरा एक रॉबर्ट की तरह जो बोलना है वही रट्टा मारे और वही बोल दिए। यार एक भाईचारे के नाते जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप हमारे घर के सदस्य हो गए। तो एक घर के सदस्य से यार स्क्रिप्ट से बात करना उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो 30 मिनट के आसपास पे हो गया होगा। तो जब तक हम इतना ही रहने देते हैं और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो ने बोर्ड के माध्यम से अपने लोग बातचीत करेंगे, इतना एंटरटेनमेंट वहाँ पर किया जाता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ाई करने में। तो आई होप सिर्फ जाते जाते हम सिर्फ यही कहेंगे कि थोड़ा शब्द निधि आप नीचे में देख पा रहे होंगे, तो यह 1 से 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिए। पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा नहीं जाता इसका मतलब आप 1 से 2 बार इसे पढ़ लो। इसका लाभ आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलेगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लो और फिर बाद हम
आप इसका फ़ायदा समझ पाइएगा। तो चलो बहुत हो गया आज के लिए, तो हम चलते हैं हम बोर्ड पे इसका क्वेश्चन आंसर एवं जितना भी है सारा कुछ, तो आप प्ले लिस्ट में वहीं से आप जाके डायरेक्ट देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।